अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। करीब 4 घंटे बाद 13 राज्यों की 88 सीटों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। जहां 26 अप्रैल को मतदान होना है, इन सीटों में महाराष्ट्र की 8 सीटें भी शामिल हैं। चुनाव प्रचार के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और ठाकरे परिवार पर जमकर बरसे एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर वो बोलेंगे तो उद्धव मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी नेताओं को जेल में डालने की साजिश रची गई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में अब आरोप के ऊपर प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने सामान्य कार्यकर्ता से लेके अब सीएम पद पर वो पहुंच गए हैं। हम उनसे बातचीत करके जान लेंगे कि महाराष्ट्र की हाल की क्या स्थिति है, कितनी सीटें उनकी जीतेगी और फिलहाल जो मनसे के राज ठाकरे उनके साथ आए हैं, क्या वो अपना साथ निभाने के लिए सक्षम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, आपका एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप फिलहाल फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो पूरा हो गया है, अब सेकंड फेज के लिए आप जा रहे हैं। क्या लगता है महाराष्ट्र में किस प्रकार की परिस्थिति है? बहुत अच्छा माहौल है और महायुति के लिए काफ़ी सभी जगह पर लोगों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र से अधिक से अधिक सीटें जीते और मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाए, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। ऐसा लोगों ने महाराष्ट्र के तय किया। महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे देश ने, देशवासियों ने तय किया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है पिछले कांग्रेस के 50-60 सालों में नहीं हुआ। पर सर मुझे एक बात का जिक्र करना चाहिए यहाँ पे कि जैसे देश में मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसे चुनाव हो रहे हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में देखिए, पहली बात मैं बताता हूँ, मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं। मोदी जी की छवि जो है और मोदी जी का वजन जो है, मोदी जी यहाँ है और राहुल जी यहाँ है, आसपास भी नहीं है। आसपास भी नहीं है, क्योंकि मोदी, किसी को भी हम पूछेंगे कि मोदी जी चाहिए कि राहुल गांधी, तो सोता हुआ इंसान भी बोलेगा, दूध पीता बच्चा भी बोलेगा मोदी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है देश को। 24/7 काम कर रहे, धूप नहीं देखते, छाव नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, बाढ़ नहीं देखते, काम करते रहते हो। एक भी छुट्टी नहीं 10 साल में ली। थोड़ी गर्मी हो गई तो प्रदेश भागने वाले लोग जो है वहाँ जाके हमारे देश की बदनामी करते, हमारे प्रधानमंत्री जी की बदनामी करते। ये कहाँ की देशभक्ति है? एक तरफ देशभक्ति है और दूसरी तरफ मेरा सवाल आधा रहेगा कि जैसे वहाँ पे लड़ाई हो रही है, वैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे, मोदी जी और राहुल, ये बराबरी नहीं हो सकती। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे, क्या ये लड़ाई सही है? अरे घर बैठने वाले को कौन पीछे जाता है? 2 साल 2.5 साल घर बैठ के सरकार चलाया जाता है क्या? फेसबुक लाइव से सरकार चलाया जाता है क्या? या फेस टू फेस काम करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, लोगों के दुख दर्द में जाना पड़ता है, किसानों को मिलना पड़ता है, हादसा होता है वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ को मदद देनी पड़ती है। प्रकल्प जो है बंद करने वाले को वोट देंगे, उनके साथ रहेंगे, या 24/7 काम करने वालों के साथ रहेंगे लोग? पर महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर इतना नीचे गया है, ये सवाल मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आदित्य ठाकरे ने आप पर कई तरह के आरोप किए। वो शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता, पर क्या आपको ये सही लगता है? क्या ये बचकाने वाली बात जो है, ये बच्चों के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। कितनी उम्र है, क्या योगदान है? अरे देखते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि जितनी उनकी उम्र नहीं, उतना लोगों ने जो काम किया है उससे पैर पड़वाते हैं। ये क्या है? बाबा साहब ठाकरे जी हमारे अपने सहयोगी जो है, उनको सहयोगी जो सहकारी जो है उनको मराठी में कहते सवंगड़ी कहते थे। अभी इनकी किताब में तो सहकारी को तो घरगड़ी कहते, नौकर। ऐसा बर्ताव जब होता है तो कैसे पार्टी आगे जाएगी और कैसे लोग बराबरी करेंगे? आज हम लोग दिन रात काम करने वाले लोग हैं,
घर बैठने वाले लोग नहीं है। मेरा सवाल आधा रह गया। आपके पास कोई गोडाउन था क्या, कि जिस गोडाउन का आदित्य ठाकरे बार बार जिक्र कर रहे हैं? उसके पास चाबी थी क्या? अरे ऐसी बातों पे नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट करने दे कि जिस गोडाउन में कई सारे पैसे आपने रखे थे, उस गोडाउन पे आयकर की धाड़ पड़ी, आयकर विभाग आया, फिर आप गए उद्धव ठाकरे जी के पास, वहां पे उन्होंने कहा, आपने कहा कि नहीं नहीं हमको भाजपा के साथ जाना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है और ये आरोप क्यों कर रहे हैं आपके ऊपर बार बार? ये एक नंबर के झूठे लोग हैं। मैं तो, मेरे दोनों हाथ ऐसे है, मैं देना जानता हूँ। ये मेरे पास देना बैंक है, लेना बैंक नहीं है, वो वहाँ पर है। और किसी ने कहा था इनको तो खोके नहीं कंटेनर लगते। अभी मेरी जो संपत्ति है, ये लोगों का प्यार मेरी संपत्ति है। पैसे से मुझे मोह माया नहीं है, प्रॉपर्टी मुझे बनाना नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं उनको उसमें दिलचस्पी है, उनको वही सपना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाए, ये बनाए वो बनाए, बाहर लंदन में जाए, उधर जाए, सब जगह जा। अभी लखनऊ यूपी में कुछ इनकम टैक्स ने कुछ चतुर्वेदी को पकड़ लिया क्या, उसकी ज़मीन अटैच कर ली है, उसके पीछे कौन है, उसके पार्टनर कौन है, सब मालूम है। लंदन का नाम लेते ही क्यों ऐसे गड़बड़ा गए, क्यों अनरेस्ट हो गए? क्या ऐसी लंदन की बात? क्या यार क्या है, सब हमें पता है, लेकिन हमें मर्यादा, हमारे को बाला साहब ठाकरे जी और दिगे साहब ने सिखाया है कि हम कमर के नीचे वार नहीं करते, बिलो द बेल्ट नहीं जाते। राजनीति में एक आरोप का स्तर जो है वो एक लेवल से खेलना चाहिए। ये ऐसे आरोप लोगों को अच्छे नहीं लगते। और जगह मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कुछ ऐसा मुझे संयम गंवाना नहीं पड़े या मुझे बोलना नहीं पड़े। अगर बोलूँगा तो मुंबई क्या देश में भी रहना भारी हो जाएगा। लेकिन हमें राजनीति की तरह करनी चाहिए। एक ही बात कहूँगा, मैं कोई दबाव में आकर ये कोई निर्णय नहीं लिया है। मैंने हमारी शिवसेना प्रमुख जी की विचारधारा और हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो बाला साहब कहते कांग्रेस से दूर रहो, कांग्रेस बननी जाएगी मेरी पार्टी तो बंद करूंगा। और इन्होंने पार्टी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए ये कांग्रेस को कंधे पे नहीं सिर पे बैठा लिया है। और जब सावरकर जी का अपमान होने लगा, ये जो अपनी मतलब जो अभी तो बाला साहब ठाकरे जी का हिंदू हृदय सम्राट भी नहीं कहते हो। अब पहले शुरुआती भाषण में मेरे हिंदू माता बहनों वो भी नहीं कहते। ये क्या है, मजबूरी। और इसलिए जब पूरी पार्टी खतरे में आई, शिवसेना खतरे में आ गई, धनुष्बाण खतरे में आ गया, शिव सैनिकों का खच्चीकरण होने लगा, उनके पीछे कोई सहारा नहीं रहा, तब मैंने ये डिसीजन लिया है। कोई लालच नहीं था मुझे, मैं तो मंत्री था। लेकिन जब शिवसेना का अस्तित्व खतरे में आ गया, तब मैंने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया और मैंने समझाने की कोशिश की। हमारा गठबंधन जो है, वैचारिक गठबंधन शिवसेना बीजेपी के साथ है। तो हम ठीक है, जो हुआ, देर आए दुरुस्त आए, गलती दुरुस्त करो, दोबारा हम गठबंधन करें। इसमें मेरा क्या स्वार्थ था? कुछ भी स्वार्थ नहीं था। और मैं किसी भी दबाव में आकर, किसी डर से कोई निर्णय लेने वाला एकनाथ शिंदे नहीं है। पर यह डर आपको नहीं था। संजय राउत का बयान ऐसा है कि फोन टैपिंग के मामले में देवेंद्र फडणवीस को जेल जाना पड़ रहा था और इसी वजह से उन्होंने आपके ऊपर दबाव डाला। बिल्कुल झूठ है वो। अभी उसके ऊपर तो मैं उनके बयान के ऊपर बोलना भी नहीं चाहता। हमारे कार्यकर्ता लोग बात करेंगे। वो उन्होंने भी क्या क्या मुझे कहा है, कहाँ है, सब कुछ मुझे मालूम है। मुझे क्यों उस पर बोलना नहीं है। ये कोई दबाव देवेंद्र जी का नहीं था। लेकिन इतनी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के 4-5 लोगों को जेल में डालना और पार्टी को नुकसान पहुंचाना, बीजेपी को फोड़ना, ये तो ठाकरे का मकसद था। ये मकसद था उनका। सर, मैं वापस इस सवाल पे आता हूँ कि कौन से नेता थे? मेरे को नहीं बताया ना मैंने पहले। फडणवीस जी का नाम याद है, आप थोड़ा। अरे गिरीश महाजन है, आशीष शेलार है, प्रवीण दरेकर है, प्रसाद लाड है, देवेंद्र जी खुद है, सब ये सब वो बोले थे 2-4 लोगों को अंदर डाल दे
तो पार्टी फूट जाएगी। तो साबित महाविकास करना आघाड़ी चाहते हैं। मजबूत नहीं, सरकार में बने रहना था। अच्छा। 5 साल, इसलिए तो 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया। मोदी जी को कमिटमेंट करके आने के बाद दिल्ली गए थे, तो वहां से आने के बाद 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि सरकार बनी रहे और 5 साल मुख्यमंत्री का आनंद उठाते रहे। पार्टी गई और शिवसैनिक गए, उनका जो हाल हुए होने दो। इसलिए हमने डिसीजन लिया। ये कोई दबाव नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई क्या मिलेगा इसके लिए नहीं। मैं कभी भी ऐसा, इतने सालों में मेरा जो राजकीय जीवन है, राजकीय प्रवास जो मेरा है, आप देखो, कभी भी मैं सत्ता की लालच में, मोह से कभी कोई डिसीजन नहीं लिया। मैं कोई दबाव में कभी निर्णय नहीं लेता, ना कोई डर से निर्णय लेता हूँ, ना लूँगा।